हेलो दोस्तों, आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई अमेरिकन साइंस फिक्शनल थ्रिलर मूवी द लास्ट हाउस को एक्सप्लेन करूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में इसके हिडन डिटेल्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी शुरू होने से पहले स्क्रीन पर एक लाइन दिखाई जाती है, हाउ इनअप्रोप्रिएट टू कॉल दिस प्लैनेट अर्थ व्हेन इट्स क्लियरली ओशन। यानी इस प्लैनेट को अर्थ कहना कितना अजीब है जबकि असल में ये क्लियरली ओशन है। इस नोट के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है जेसन नाम के एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर से जो एक दिन फिशिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी स्टॉर्म पर पड़ती है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है जेसन तुरंत अपने घर वापस जाने लगता है। घर पहुंचने के रास्ते में उसकी मुलाकात उसके नेबर से होती है। घर में वो अपनी बीवी एन, उसके 2 बच्चे ग्राहम और रुथ और फैमिली डॉग कैसिडी के साथ रहता था। लेकिन कुछ देर बाद जब फैमिली घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है उन्हें एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। घर का कोई भी डोर या विंडो ओपन नहीं हो रहा था। जेसन बार बार डोर्स को खोलने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी डोर नहीं खुलता। इंटरनेट और फोन्स भी काम करना बंद कर चुके थे और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उनके नेबर्स भी बिल्कुल इसी तरह अपने अपने घर के अंदर ट्रैप हो चुके थे। जेसन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है। वो विंडोज, वॉल्स और फ्लोर तक तोड़कर देख चुका था लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। हर तरफ पानी की एक अजीब सी बैरियर बनी हुई थी जो उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रही थी। अपने पड़ोसियों से वो लिखकर कम्युनिकेट कर रहे थे। किसी को लग रहा था कि ये गवर्नमेंट ने किया है ताकि वो सेफ रहे। शायद उन्हें लग रहा था कि कहीं वॉर स्टार्ट हुआ है। किसी को लग रहा था कि ये एलियंस का काम है। अभी तक घर की इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही थी और पानी भी अवेलेबल था। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए जेसन और एन समझ गए थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो रिसोर्सेस को राशन करना होगा। दोनों ने फूड और वाटर को केयरफुली राशन करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो ग्राहम और रुथ को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे थे। बच्चों को कई एक्टिविटीज करवाकर और उन्हें बेसिक सर्वाइवल स्किल सिखाकर अगले कुछ हफ्तों में फैमिली ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। एन ने घर के अंदर ही एक वेजिटेबल गार्डन बनाना शुरू कर दिया था ताकि फ्यूचर में खाने की प्रॉब्लम ना हो। वहीं जेसन ने एक वाटर रेक्लेमेशन सिस्टम डेवलप कर लिया था जिससे अवेलेबल वाटर को बार बार यूज किया जा सके। धीरे धीरे उनका पूरा घर एक सर्वाइवल शेल्टर में बदल गया था। लेकिन तभी एक दिन रुथ बारिश में घर से बाहर एक अजीब क्रिएचर को देखती है। रुथ को लगता है कि वो क्रिएचर फ्रेंडली है लेकिन जब वो ये बात अपनी फैमिली को बताती है तो इनिशियली कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। सबको लगता है कि शायद ये रुथ की इमेजिनेशन है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद फैमिली को खुद रियलिटी का पता चलता है जब वो देखते हैं कि कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स उनके एक नेबर पर अटैक कर रहे थे। ये वही नेबर थी जो जेसन को फिशिंग से घर आने के रास्ते में मिली थी। वो जॉगिंग के लिए निकली थी इसीलिए वो अपने घर में ट्रैप नहीं हुई थी। उनके आंखों के सामने एक अदृश्य प्राणी उस औरत को खींच के ले जाती है। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके लिए बाहर सिर्फ पानी ही डेंजर नहीं है। जब जब बारिश होती है बारिश के साथ साथ ये क्रिएचर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद जेसन और एन फैमिली के लिए एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाते हैं। जब भी बारिश होती थी सब लोग घर के अंदर खुद को क्रिएचर के नजरों से छुपा कर रखते थे। उन्हें पता था कि अगर क्रिएचर ने उन्हें देख लिया तो उनका बचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सर्वाइवल की ये सिचुएशन और भी पेनफुल तब हो जाती है जब उनके डॉग कैसिडी की मेडिसिन खत्म हो जाती है। कैसिडी सीरियसली सिक हो चुका था। जेसन के पास उसे बचाने का कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार जेसन को एक बहुत ही पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है। वो कैसिडी को गन से शूट कर देता है लेकिन उसके रिमेन्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय जेसन उन्हें फ्रिज में स्टोर करके रख लेता है ताकि फ्यूचर में कैसिडी के बॉडी का यूज शिकार करने के रूप में किया जा सके। कुछ टाइम बाद घर की
कि चिमनी का कैप गिर जाता है। जेसन रुथ को चिमनी के अंदर से ऊपर भेजता है ताकि वो चेक कर सके कि क्या चिमनी के थ्रू बाहर निकलने का कोई चांस है। रुथ चिमनी के ओपनिंग से बाहर निकलने के लिए थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उसने इतना कंफर्म कर दिया था कि चिमनी का ओपनिंग एक्चुअली बाहर तक जा रहा था। इससे जेसन को एक नया आइडिया मिल गया था। ग्राहम की हेल्प से वो कुछ ट्रैप्स बनाता है और उन्हें चिमनी के ओपनिंग के थ्रू बाहर भेज देता है। उनके घर के बाहर छोटे बड़े सभी जानवर बेफिक्र घूम रहे थे। जेसन उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कैसिडी के बॉडी का यूज करता है। पहले कुछ कोशिशें उसकी बेकार जाती हैं क्योंकि वो बड़े जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसका ट्रैप बहुत ही छोटा था और साथ ही चिमनी का साइज भी इतना बड़ा नहीं था कि किसी बड़े जानवर को अंदर ला सके। पर वो हार नहीं मानता और एक ऐसा ट्रैप बनाता है जिससे एक छोटे जानवर को पकड़कर अंदर लाया जा सकता था और वो इसमें कामयाब होता है। लेकिन इसी बीच एक और प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनली घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई थी और अब फैमिली के लिए सर्वाइवल और भी डिफिकल्ट हो गया था। मूवी अचानक 5 साल आगे जंप कर जाती है। अब जब हम फैमिली को दोबारा देखते हैं तो उन्होंने अपने घर को ऑलमोस्ट एक कंप्लीट सर्वाइवल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था। एन का गार्डन लिविंग रूम के फ्लोर को तोड़कर और भी बड़ा हो चुका था। जेसन के बनाए हुए वाटर सिस्टम्स पूरे घर में सेटअप थे। इतने सालों तक सरवाइव करने के बावजूद ग्राहम और रुथ मेंटली स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर दुनिया में कोई और इंसान ही नहीं बचा तो सिर्फ उनके जिंदा रहने का पर्पस क्या है। फैमिली फिजिकली अलाइव थी, लेकिन इमोशनली वो अपनी पुरानी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे। और फिर एक दिन सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है जब टेंटिकल्स वाला एक स्ट्रेंज क्रिएचर उनके घर में एंटर कर जाता है। उसके बॉडी से सी वाटर टपक रहा था। क्रिएचर फैमिली को तो ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो उनके गार्डन और वाटर सप्लाई को पॉइजन कर देता है। अब फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाइवल सिस्टम ही डैमेज हो चुका था। रुथ इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है और वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचती है। उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएचर्स किसी दूसरी दुनिया से आए एलियंस नहीं थे, ये ओशियन से आए थे और अब पूरी प्लैनेट को रिक्लेम कर रहे थे। लेकिन रुथ की सिचुएशन और खराब तब हो जाती है जब ट्रैप में फंसे एक जानवर की हेल्प करते वक्त वो जानवर उसे काट लेता है। जेसन गुस्से में उस जानवर को तुरंत मार देता है, जबकि रुथ उसे बचाना चाहती थी और वो उसे रोक रही थी। रुथ को उस जानवर के काटने के वजह से इन्फेक्शन हो गया था। अपनी बेटी की कंडीशन देखकर जेसन डेस्परेट हो जाता है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, किसी भी तरह घर से बाहर निकलना और रुथ के लिए मेडिसिन लेकर आना। जेसन अपने घर के फ्लोर में बनी क्रैक्स को फॉलो करते हुए एक ओपनिंग तक पहुंचता है। उसे पहले से ही पता था कि उसका घर धीरे धीरे सिंक हो रहा है और इतने सालों में अभी की ये सिचुएशन थी कि घर काफी ज्यादा अंदर तक धंस चुका था। इसी वजह से पानी की बैरियर भी अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी थी। अब फैमिली के पास बाहर निकलने का एक पॉसिबल रास्ता था, क्योंकि रास्ता काफी छोटा था। इसीलिए एन सुएज पाइप्स का यूज करके अपने एक डेंटिस्ट नेबर के घर से एंटीबायोटिक्स लेने जाती है, लेकिन वापस आते वक्त उसका सामना एक क्रिएचर से होता है। एन किसी तरह उस क्रिएचर से बचकर घर लौट आती है। जेसन जल्दी से उस ओपनिंग को दोबारा सील कर देता है। वो रुथ को एंटीबायोटिक्स दे के ठीक कर लेते हैं। अब फैमिली को समझ आ चुका था कि क्रिएचर्स किसी भी वक्त उनके लिए आ सकते हैं, इसीलिए वो ज्यादा वेपन्स और ट्रैप्स बनाना शुरू कर देते हैं। उनका प्लान सिंपल था, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इसी रास्ते से घर से एस्केप करेंगे। लेकिन अगली बार जब बारिश होती है, सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। पाइप्स के थ्रू पानी घर के अंदर फ्लड होना शुरू हो गया था। फैमिली के पास एटिक की तरफ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सब लोग एटिक में जाने की कोशिश करने लगते हैं, तभी एक क्रिएचर उनके घर के अंदर एंटर हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। काफी फाइट के बाद फैमिली एटिक में पहुंचने में कामयाब हो जाती है, पर घर में पानी भर चुका था और वो सब स्ट्रगल कर रहे थे और वो क्रिएचर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। पर एन किसी तरह से उस ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और फाइनली फैमिली किसी तरह उस क्रिएचर को ट्रैप कर लेती है, क्योंकि वो घर जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। जमीन में एक दरार बनने के वजह से वो सारा पानी अचानक से नीचे जाने लगता है और घर का सारा पानी निकलने लगता है। फैमिली उस क्रिएचर
के पास पहुंचती है जो कि अब ट्रैप में बंधा हुआ था। जेसन उसे मारने वाला था, लेकिन तभी रुथ उसे रोक देती है। रुथ के कहने पर जेसन उस क्रिएचर को छोड़ देता है और उसे नहीं मारता। क्रिएचर फैमिली की मर्जी देखते हुए घर का फ्रंट डोर खोल देता है। इतना ही नहीं, वो बाकी क्रिएचर्स को सिग्नल भी देता है कि इस फैमिली को अकेला छोड़ दिया जाए। फैमिली को खुद भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन अब वो फाइनली घर से बाहर निकल चुके थे। उनके घर से निकलते ही वो घर जो जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा था, वो उनके आंखों के सामने खाई में कहीं गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद बारिश रुक जाती है और तब फैमिली को पता चलता है कि सिर्फ उनका इलाका ही नहीं, पूरा प्लेनेट फ्लड के चपेट में आ चुका है। अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। फैमिली एक बोट पर अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती है। इस बोट का नाम वो अपने डॉग कैसिडी के नाम पर रखते हैं। वो फ्लडेड प्लेनेट पर ट्रेवल करना शुरू करते हैं ताकि वो बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढ सके और फाइनली उन्हें कुछ और सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। यानी इतने सालों तक एक बंद घर के अंदर सर्वाइव करने के बाद फैमिली को फाइनली दुनिया में दूसरे जिंदा लोग मिल गए और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। द लास्ट हाउस को अगर आपने सिर्फ एक सर्वाइवल हॉरर मूवी समझकर देखा है तो हो सकता है कि आपने फिल्म की कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिस कर दी हो। मूवी में क्रिएचर्स, फ्लडिंग और एक फैमिली का सर्वाइवल तो था ही, लेकिन इन सब के पीछे कुछ इंटरेस्टिंग सिंबॉलिक और हिडन डिटेल्स भी छुपे हुए थे। तो चलिए जानते हैं द लास्ट हाउस के कुछ हिडन फैक्ट्स और एंडिंग के पीछे छुपा हुआ मीनिंग। मूवी के बिगिनिंग से ही इन मिस्टीरियस क्रिएचर्स को लेकर सस्पेंस क्रिएट किया गया था। इनिशियली हमें लगता है कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया से आए हुए क्रिएचर्स थे, लेकिन बाद में रुथ एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचती है। उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएचर्स ओशियन से आए थे और अब प्लेनेट को रिक्लेम कर रहे थे। यानी ये कोई सिंपल एलियन इन्वेजन नहीं था। फिल्म क्रिएचर की एग्जैक्ट ओरिजिन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन उनका डिजाइन और उनका ओशियन से कनेक्शन क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक मिस्टीरियस अंडर वाटर स्पीसीज हो सकती है और इसी वजह से मूवी ट्रेडिशनल एलियन इन्वेजन फिल्म से थोड़ी अलग फील होती है। मूवी शुरू होने से पहले स्क्रीन पर एक लाइन दिखाई गई थी, हाउ इनअप्रोप्रिएट टू कॉल दिस प्लैनेट अर्थ व्हेन इट्स क्लियरली ओशियन। यानी इस प्लैनेट को अर्थ कहना कितना अजीब है, जबकि असल में ये क्लियरली ओशियन है। पहली बार में ये लाइन सिर्फ एक फिलॉसफी कोट लगती है, लेकिन एक्चुअली ये पूरी मूवी के कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट हिंट है। हम जिस प्लैनेट को अर्थ कहते हैं उसकी सरफेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओशियन से कवर है और मूवी इसी आइडिया को एक एक्सट्रीम सिचुएशन में लेकर जाती है। कहानी में धीरे धीरे पानी पूरे दुनिया पर छा जाता है और जो प्लैनेट कभी ह्यूमंस की दुनिया थी वो एक फ्लडेड वर्ल्ड में बदल जाता है। यानी मूवी की बिगनिंग में ही हमें एक सटल हिंट दे दिया गया था कि आगे जो कुछ होने वाला है उसमें ओशियन और वाटर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। मूवी के बिगनिंग में जेसन फिशिंग कर रहा था। उस वक्त ये सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि ओशियन से आए क्रिएचर्स ही पूरी दुनिया को रिक्लेम कर रहे थे तो ओपनिंग सीन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट फील होने लगता है। इंसान सालों से ओशियन से रिसोर्सेज लेता आ रहा था, लेकिन अब सिचुएशन उलट गया था। जिस ओशियन पर ह्यूमंस डिपेंड करते थे वही ओशियन अब ह्यूमंस की दुनिया को रिक्लेम कर रहे थे। इसीलिए जेसन का ओपनिंग फिशिंग सीन मूवी के एनवायरमेंटल थीम को एस्टैब्लिश करता है। जब फैमिली घर के अंदर ट्रैप हो गई थी, एन ने एक इंडोर वेजिटेबल गार्डन बनाना शुरू किया था। सरफेस लेवल पर देखे तो ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी, लेकिन एक्चुअली गार्डन मूवी के एक इम्पोर्टेंट थीम को रिप्रेजेंट करता था। फैमिली को बाहर की दुनिया से फूड मिलना बंद हो गया था तो वो नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बजाय अपने घर के अंदर ही एक छोटा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। लेकिन आयरनी देखिए, जब क्रिएचर उनके घर में एंटर हुआ तो उसने उनके गार्डन और वाटर सप्लाई को पॉइजन कर दिया। यानी क्रिएचर डायरेक्टली उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर अटैक कर देता है। कैसिडी फैमिली का डॉग था। जब उसकी मेडिसिन खत्म हो गई और वो सीरियसली सिक हो गया तब जेसन को एक एक्सट्रीमली पेनफुल डिसीजन लेना पड़ा। वो कैसिडी को शूट कर देता है और उसके रिमेन्स को फ्रीजर में प्रिजर्व कर लेता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी है। एंडिंग में फैमिली जिस बोट पर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है उसका नाम कैसिडी था। मतलब कैसिडी फिजिकली उनके साथ नहीं था, लेकिन उसका नाम फैमिली
के ओल्ड लाइफ से उनकी न्यू लाइफ तक उनके साथ ट्रेवल कर रहा था। ये फैमिली के लिए कैसिडी की मेमोरी को प्रिजर्व करने का एक इमोशनल सिंबल था। वहीं मूवी अचानक 5 साल आगे जंप कर जाती है और जब हम फैमिली को दोबारा देखते हैं तो उन्होंने घर को एक कंप्लीट सर्वाइवल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था। गार्डन, वाटर सिस्टम, ट्रैप्स, सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड था। लेकिन डिस्पाइट सर्वाइविंग फॉर 5 इयर्स, ग्राहम और रुथ मेंटली ब्रेक होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर दुनिया में कोई और ह्यूमन ही नहीं बचा तो सिर्फ जिंदा रहने का क्या पर्पस था। और यही मूवी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करती है, क्या सिर्फ जिंदा रहना ही सर्वाइवल है या फिर सर्वाइवल का कोई पर्पस भी होना चाहिए। फैमिली फिजिकली अलाइव थी लेकिन इमोशनली वो अपनी पुरानी दुनिया खो चुकी थी। मूवी का टाइटल पहले सिंपल लगता है, द लास्ट हाउस। पहले हमें लगता है कि ये बस उस हाउस को रिफर करता है जहाँ फैमिली ट्रैप्ड थी, लेकिन एक्चुअली ये हाउस फैमिली की पूरी दुनिया बन चुकी थी। बाहर अननोन क्रिएचर्स थे, बाहर पानी था और बाहर कोई नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइजेशन भी नहीं बची थी। इसीलिए उनके लिए ये हाउस लिटरली द लास्ट सेफ प्लेस बन गया था। लेकिन एंडिंग में फैमिली इसी हाउस को छोड़ देती है और यही टाइटल को और मीनिंगफुल बना देता है। हाउस ने उन्हें सरवाइव करने में हेल्प की, लेकिन फाइनली सरवाइव करने के लिए उन्हें हाउस से बाहर निकलना ही पड़ा। मूवी की बिगनिंग रेन से हुई। रेन आई, फैमिली घर में ट्रैप हो गई और उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। एंडिंग में रेन फाइनली स्टॉप हुई और इसी के बाद फैमिली हाउस से बाहर निकली। सो बेसिकली इसका मतलब निकलता है कि रेन स्टार्ट्स, फैमिली गेट्स ट्रैप्ड, रेन स्टॉप, फैमिली गेट्स फ्रीडम। इसी तरह मूवी बिगनिंग और एंडिंग के बीच एक कंप्लीट साइकिल क्रिएट करती है। और अब आते हैं मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग हिडन मीनिंग पर। क्लाइमेक्स में एक क्रिएचर फैमिली पर अटैक करता है। फैमिली फाइनली उस क्रिएचर को ट्रैप कर लेती है। जेसन के पास उसे मारने का चांस था लेकिन रुथ उसे रोक देती है। जेसन क्रिएचर को मारने के बजाय मर्सी दिखाता है और उसके बाद जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड था। क्रिएचर फ्रंट डोर ओपन कर देता है और बाकी क्रिएचर्स को भी फैमिली को छोड़ने का सिग्नल देता है। यानी पूरी मूवी में फैमिली वेपन्स, ट्रैप्स और सर्वाइवल स्किल्स के थ्रू जिंदा रहने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में उनकी सबसे पावरफुल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी कोई वेपन नहीं थी, इट वॉज कंपैशन। ये मूवी का कंफर्म्ड फैक्ट नहीं था बल्कि एक इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन था। सोचिए पूरे मूवी में क्रिएचर्स ह्यूमंस को अटैक करते रहे, फैमिली उनसे डरते हुए सरवाइव करती रही, लेकिन क्लाइमेक्स में सिचुएशन रिवर्स हो गया। अब एक क्रिएचर फैमिली के कंट्रोल में था। जेसन उसे मार सकता था लेकिन रुथ के कहने पर वो उसे छोड़ देता है और क्रिएचर भी उन्हें छोड़ देता है। तो हो सकता है मूवी इनडायरेक्टली ये कह रही हो, जब तुम्हारे पास किसी को हर्ट करने की पावर आ जाए तब तुम क्या चूज करते हो, रिवेंज या मर्सी। मूवी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती लेकिन एंडिंग क्लियरली मर्सी को रिवॉर्ड करती हुई नजर आती है। मूवी क्रिएचर्स की एग्जैक्ट बायोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करती। हमें कम्प्लीटली नहीं बताया जाता कि क्रिएचर्स एग्जैक्टली क्या है, वो रेन के साथ क्यों एक्टिव होते हैं, वाटर बैरियर कैसे क्रिएट हुई और पूरे प्लैनेट फ्लडिंग के पीछे एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या था। फिल्म कुछ क्लूज जरूर देती है लेकिन हर मिस्ट्री का साइंटिफिक आंसर नहीं देती और शायद ये इंटेंशनल था क्योंकि द लास्ट हाउस का मेन फोकस क्रिएचर की बायोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन सर्वाइवल, आइसोलेशन, अडेप्टेशन और कंपैशन पर था। अगर देखा जाए तो द लास्ट हाउस सिर्फ एक मॉन्स्टर सर्वाइवल मूवी नहीं थी, ये एक फैमिली की स्टोरी थी जो दुनिया खत्म होने के बाद भी किसी तरह ह्यूमैनिटी को अलाइव रखने की कोशिश करती है। जेसन सर्वाइवल के लिए ट्रैप्स बनाता है, एन फूड ग्रो करती है, ग्राहम और रुथ सर्वाइवल स्किल्स सीखते हैं और फाइनली रुथ उन्हें एक और इम्पोर्टेंट लेसन सिखाती है। हर थ्रेट को डिस्ट्रॉय करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सर्वाइव करने के लिए सामने वाले को समझना भी जरूरी होता है। और शायद इसी वजह से मूवी के एंड में ह्यूमैनिटी को बचाने वाला वेपन नहीं बल्कि मर्सी था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।